नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पर सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। अखिलेश यादव एसआईआर से बहुत खुश हैं और बीजेपी के माथे पर लकीरें आ गई हैं। कल फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख थी। 2,89,00,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम कट गए हैं। अब अनुमान यह है कि ज्यादातर शहरी वोट कटे हैं। मतलब ये निकाला जा रहा है कि बीजेपी के वोट ज्यादा कटे हैं। इस तरह की आशंका दिखी तो अखिलेश यादव हैप्पी हो गए और एसआईआर पर यू टर्न ले लिया। पहले वो एसआईआर को मुस्लिम वोट काटने की साजिश बता रहे थे और अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने खोदे गए गड्ढे में खुद ही गिर गई। अखिलेश के कैलकुलेटर में हर सीट पर बीजेपी के 61,000 वोट कटने का नंबर चमक रहा है। 2022 के चुनाव में बहुत सी सीटों पर योगी की जीत का जो मार्जिन था वो 50,000 से भी कम था। अब अखिलेश को ये लग रहा है कि ये सारी सीटें हम जीत जाएंगे और बीजेपी महज 10 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। पीला राज मिट जाएगा और पीडीए का राज आ जाएगा। क्या ये सब इतना आसान है? क्या गणित लगाना सिर्फ अखिलेश यादव को ही आता है? योगी आदित्यनाथ ने कोई गुड़ा भाग नहीं लगा रखा होगा? क्या बीजेपी के वोट कट रहे थे और पार्टी के थिंक टैंक और कार्यकर्ता देख भी नहीं पा रहे थे? एसआईआर पर अखिलेश की सेलिब्रेशन कितनी देर की है? 31 दिसंबर को क्या बड़ा होने वाला है? आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले एक बार परिचय करा देती हूं अपने मेहमानों से। शिवम त्यागी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। मोहम्मद अमीन खान है, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर है चुनाव आयोग के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी का पक्ष रखेंगे। शादाब चौहान है हमारे साथ, एआईएमआईएम के नेता हैं पक्ष रखने के लिए। और निवान शर्मा भी है हमारे साथ, आपका पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले एक पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं। एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, कोई है जो ये कह रहे एसआईआर नहीं होना चाहिए? नहीं है, सबको लगता है होना चाहिए था। होना चाहिए था, सारे हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, अच्छा आपने यहाँ पर भी सर्टिफिकेट दे दिया, चलिए अच्छी बात है। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, आपसे भी वही सवाल है, एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कभी एसआईआर लोकतंत्र पर हमला होता है, कभी आप कह रहे हैं कि इसके सत्ताधीश बन जाएंगे। कंफ्यूजन क्यों है हर चीज में? अगर एसआईआर के माध्यम से फर्जी वोट काटे जाएं और असली वोट जोड़े जाएं तब तो होना चाहिए। अगर एसआईआर के माध्यम से फर्जी वोट जोड़े जाएं, असली वोट काटे जाएं तो नहीं होना चाहिए। ठीक ऐसे ही जैसे अस्पताल में इलाज होता है लेकिन अस्पताल में किडनी भी निकाली जाती है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि अस्पताल होना चाहिए पर इलाज अच्छा होना चाहिए। वैसे आपका इंटेंशन अगर साफ है तो बिल्कुल ठीक है। हमारा जो आपत्ति शुरू से इस बात से रही है कि एसआईआर के लिए जो समय सीमा 30 दिन की दी गई थी वो बहुत कम थी, क्योंकि एक बीएलओ के पास 1000 वोट थे और ये संभव नहीं था वो 30 दिन में कर ले। इसका नतीजा क्या हुआ कि इसी देश में तकरीबन हमारे भाई बहनों ने 52 लोगों ने आत्महत्या कर ली। वो बीएलओ जो इस बात को समझ नहीं पाए, उन पर इतना दबाव था कि उन्होंने आत्महत्या को अपना लिया, तो इसका मतलब वो गलत था। फिर चुनाव आयोग ने समय बढ़ाया। अगर यही समय आप पहले दे देते कि नहीं हम 30 दिन नहीं 45 दिन में कराएंगे तो शायद उनकी जान बच जाती। अगर इसी देश के बीएलओ की जान बचने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं तो उसमें हम गलत क्या कर रहे हैं ये बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आपने तो चुनाव आयोग के इंटेंशन पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। आप तो कह रहे थे बीजेपी आयोग है, चुनाव आयोग है ही नहीं। आपको हमने एसआईआर ठीक है, पहले आपको उसी एसआईआर से आपत्ति थी। बिल्कुल, आप मनसा की जो बात कर रही हैं, हमने मनसा इस आधार पर खड़ा किया था कि आपके पास 2, 4, 5 घटनाएं हैं, उसके आधार पे हम कहते थे कि चुनाव आयोग बीजेपी आयोग बन चुका है। चंडीगढ़ में आपने देखा कि बैलेट बॉक्स बैलेट पेपर में एक तरह से टेम्परिंग कर रहा था, रिटर्निंग ऑफिसर टेम्परिंग कर रहा था, लेकिन आज तक बीच में मत बोलिए भाई, रिटर्निंग ऑफिसर टेम्परिंग करता हुआ कैमरे के सामने पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामपुर के चुनाव में आपने देखा कि पुलिस ऑफिसर पिस्टल लेकर के मतदाता को रोक रहा है कि आप वोट नहीं डाल सकते। क्या चुनाव आयोग इस काम के लिए है कि वोट ना डालने को जा पाए? तो हमारी आपत्ति इस पे थी। मिल्कीपुर में उपचुनाव में आपने देखा एक व्यक्ति ने 6 वोट डाला और 6 वोट का वीडियो बनाया बाकायदा डालते हुए, उसके बाद उसको वायरल कर दिया, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर हम इतने बड़े टेस्ट केस पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम इस बात को क्या माने? चुनाव आयोग बीजेपी से मिला कि नहीं मिला, मुझे बताइए। आप बताइए हाँ या ना। अब एसआईआर ठीक है आपकी नजर में कि नहीं है? चुनाव आयोग ने निष्पक्ष काम किया कि नहीं किया? आप तो कह रहे भाई भाजपा के वोट कटे, फायदा तो आप ही का है। हमारी जो आपत्ति समय सीमा को लेकर के थी, समय सीमा चुनाव आयोग ने बढ़ाया, इसका मतलब हमारी आपत्ति सही थी, हम अपनी जगह पे सही थे। बीएलओ की जिनकी मौत हुई है आज भी हम मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर बीएलओ को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है और हम ये मांग करते हैं कि जितने बीएलओ की मौत हुई है एसआईआर प्रक्रिया में, सभी बीएलओ को सरकार 2 करोड़ रुपया दे और उनके परिजन को एक सरकारी नौकरी दे ताकि उनका जीवन आगे का चल पाए, क्योंकि उन्होंने सरकारी ड्यूटी करते समय अपनी जान गंवा दी। ठीक है शिवम, एसआईआर आपके लिए फर्जी वोटर्स की सफाई थी,
क्या ये सफाई इतनी ज्यादा इंटेंसिव हो गई कि आपने अपने ही वोटर्स की सफाई कर डाली? भाई समाजवादी पार्टी तो कह रही है जो वोट कटे हैं वो आपके कटे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही बात कह रहे हैं कि हमारे वोट कटे हैं। देखिए अखिलेश यादव जी, अगर इतने ही बड़े पॉलिटिकल पंडित होते और इतने ही बड़ी ज्ञाता होते और उनको इतना ही सब कुछ पता होता तो वो अभी तक हारे हुए इस हाल में नहीं बैठे हुए होते, अभी तक उनको जीत मिल चुकी होती। तो गणित का तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है उनका। ऑस्ट्रेलिया से जो डिग्री लेके आए थे उसमें परेशानी है। खैर अब आ गया था एक और चीज है, एक और चीज इन्होंने कही, जो समाजवादी के प्रवक्ता है उनका लबोलुआब ये है कि एसआईआर सही है। तो यानी कि आज से पहले अब तक जितनी भी एक महीने में आपने इनको डिबेट करते हुए देखा है और एसआईआर को गलत 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 बोला है, पहले माफी मांग ले तो बेहतर रहेगा। लेकिन चलिए मैं आगे आता हूं, माफी भी नहीं मंगवाते इनसे। अखिलेश जी, आपने वो गोलमाल फिल्म देखी होगी, उसमें वो जॉनी लीवर का किरदार है ना, वो भूला एकदम, वो सारा ही भूल जाते हैं तुरंत। इनके शुरुआत के बयान गिनवाता हूं। एसआईआर पिछड़ों के विरोधी है, एसआईआर दलित विरोधी है, एसआईआर से आरक्षण खत्म हो जाएगा, एसआईआर देश के लोगों का वोट काटने के लिए है, एसआईआर एनआरसी है, ये सब इनके बयान है। और आज जैसे ही पूरा हो गया, अरे ये तो बीजेपी के 3 करोड़ कट गए, ये तो बीजेपी के हर वोट पर 60,000। ये भूलने की जो बीमारी आपको है ना, मैं मानता हूं इससे दूर आना चाहिए। अब आगे आता हूं, एसआईआर हुआ, हम तो हमेशा से ही समर्थन में थे। मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से स्थितियां बनी। 15 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में है, 2 करोड़ 89 लाख कटे, उसमें अलग अलग कारणों से वोट कटे, बहुत अच्छी बात है। हम आज भी इसी बात को मानते हैं कि इस देश में उत्तर प्रदेश के वासी ही वोट डालेंगे, जो यहां रहता है वही वोट डालेगा, बाहरी का कोई काम नहीं। शिवम, एक छोटा सा कैलकुलेशन आप हमारे दर्शकों को समझाइए जरा। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के भीतर है, अब लगभग 65% यानी कि 16 करोड़ वोटर्स होना चाहिए। ये मैं योगी आदित्यनाथ का कैलकुलेशन ही समझा रही हूं। अब अगर इसमें जो एसआईआर से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे और मौजूदा समय में यानी कि 2027 के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो 13 करोड़ 86 लाख मतदाता मतदान करेंगे। अब जो गैप आप कह रहे हैं 3 करोड़ वोटर्स का, ये कहां गए? मैं मानता हूं कि ये पहली बात तो इन्होंने बताया है, खासतौर पर जो 2 करोड़ 89 लाख का मामला है, इसमें से मृतक मतदाता 45 लाख हैं, जो शिफ्ट हुए हैं वो 1 करोड़ 25 लाख हैं, जो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हैं वो 23 लाख हैं, अन्य कारणों से जो लोग अनमैप्ड हैं वो 84 लाख 50 हजार हैं, फॉर्म ना लौटाने वाले 9 लाख 40 हजार हैं। मैं मानता हूं कि जब फाइनल लिस्ट पर चीजें आएंगी, इस बात को भी एक एक चीज करके सिलसिलेवार तरीके से इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब देगा। अब इसके बाद सभी पार्टियों के रिस्पेक्टिव बीएलएस वहां पर है, बूथ लेवल एजेंट। अगर किसी को कोई डिस्क्रिपेंसी का विषय होगा तो वो उठाएगा और मैं मानता हूं वो मामला निस्तारित हो जाएगा। लेकिन बिना किसी बात के माहौल बनाना, बिना किसी बात के ये कहना कि एसआईआर खराब है, एसआईआर गलत है, एसआईआर वोट काट रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, हम पहले दिन से कह रहे हैं जबरदस्ती माहौल बना रहे हैं। और मैं एक और चीज लिख के दे रहा हूं आपको, आप लिख कर ले लीजिए 2027 में जब हारेंगे फिर यही कहेंगे कि हमारे वोट काट दिए थे एसआईआर में, इस वजह से हम हार गए। मोहम्मद आमीन साहब, आप जवाब दे दीजिए जरा। एसआईआर की जो प्रक्रिया देश भर के भीतर चल रही है, ऐसा पहला मामला नहीं है, पहले भी एसआईआर हुआ है और आखिरी जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ है वो 2004 में हुआ है। क्या प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है? इसी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया है या इस प्रक्रिया में कहीं खामी है? क्योंकि सबकी जो आपत्तियां, अभी प्रोफेसर धर्मेंद्र ने भी यही सवाल उठाया कि भाई एसआईआर हो रहा है लेकिन दबाव में हो रहा है, प्रक्रिया क्या कुछ तब अलग होती है? जी देखिए, जहां तक सवाल है, आज़ादी के बाद से हमारे देश में चुनाव शुरू हुए 51-52 से और आज तक चले आ रहे हैं। चुनाव हमेशा निष्पक्ष होता है और बिल्कुल पारदर्शी होता है और हमेशा हुआ है पारदर्शी, कभी भी किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई। अब आप इन लोगों को देखिए कि कुछ भी लगा सकते हैं आरोप, क्योंकि ये लोग नेता लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हमारे संवैधानिक संस्था को किसी को भी कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं, हर एक को कहते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि यही लोग आज उस बात को, प्रक्रिया जो थी इलेक्शन कमीशन की, उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है। अब सवाल इस बात का है, वोट चोरी ये कंसेप्ट आया कहाँ से? ये इंटरनेशनल कंसेप्ट है जो इंडिया के अंदर घुमाया जा रहा है हमारी सरकार, हमारे देश को बदनाम करने के लिए। हम कई देशों में इलेक्शन कराते हैं, कई देशों के इलेक्शन कमीशन यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। हमारा अच्छा जैसा चुनाव कहीं नहीं होता दुनिया में जिस तरह से हम कराते हैं। अब आप ये देखिए, क्या मरे हुए लोग जो डेथ हो गई, जो जा चुके, उनको नहीं हटाना चाहिए? क्या जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए उनको नहीं हटाना चाहिए लिस्ट से? क्या आप देखिए कि जो लोग डुप्लीकेट आ गए, 2-2 बार आ गए, शहर में भी हैं, गांव में भी, उनको नहीं हटाना चाहिए? क्या नए लोगों को एडजस्ट नहीं करना चाहिए? ये बिला वजह का हुआ एंड कराई मचाना गलत बात है। जहां तक सवाल है हमारे यहाँ इलेक्टोरल का, अभी आपको 30 दिसंबर तक की बात आपको पता है
उसके बाद हमारे यहाँ 1 महीने का 30 जनवरी तक का टाइम समय दिया दिया जाएगा, है। आपत्ति इसमें दर्ज रिवीजन होगा। और उसके लिए साफ बात है कि अगर किसी का वोट कट गया है तो फॉर्म नंबर 6 लेके आए और विद प्रूफ आए, वो भी ऐड होगा। और घबराने की, आपकी जनता को, पूरे देश को बताना चाहता हूं, किसी जगह किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ वोटों पर आधारित है। अगर वोटर होंगे तो इलेक्शन कमीशन कराएगा इस संस्था में चुनाव, और ये लोग स्टेक होल्डर होंगे। जहां तक सवाल है इस बात का कि बार बार शोर मचाना कि गलत किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। अभी एक सज्जन ये कह रहे थे, प्रवक्ता, कि हमारे जो BLOs हैं उनकी डेथ हुई है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इनके 2 लाख में चर्चा, उनका परिवार नहीं पलेगा। उनके साथ मुझे सिंपैथी है पूरी, कि वो हमारे ही वर्कर हैं और सरकार के वर्कर हैं। सरकार उनको पेंशन देती है, कंपनसेशन देगी, उनका ध्यान रखेगी, उन परिवार का भी, और उनमें हर परिवार से एक नौकरी दी जाएगी। लेकिन बार बार इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना ये उचित नहीं है, नहीं है। जहां तक सवाल है इस बात का, इस तरह की बातें बार बार करते हैं, वो गलत है। और आपको मैं बता दूं, ये जो पहली बार इलेक्शन कमीशन ने पहली बार आजादी के बाद ये किया है कि जैसे इनका पोलिंग एजेंट होता है, काउंटिंग एजेंट होता है हर पार्टी का, उसी तरह हर पार्टी के BLOs के साथ लगा दिए गए। अभी कह ही नहीं सकते इस बात को कि इनका आदमी वहां नहीं था और बेईमानी हुई। ERO को नोटिस देगा और ERO से जवाब मांगेगा तो उनको ऐड करेगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और इसका जवाब मैं प्रोफेसर धरवेन से लूंगी, लेकिन उससे पहले शादाब जी जरा ये बताइए, SIR से आपत्ति आखिर इतनी क्यों है? ये तो समय की मांग है ना, और अगर घुसपैठिए देश के बाहर जाते तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई आप भी आइए और कहिए कि हम साथ खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल घुसपैठिए जाने चाहिए। और मैं तो पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि एक सीमा आई है अपने अवैध बच्चों को लेकर, पाकिस्तानी है ना, पासपोर्ट है, कुछ नहीं है, वो बाहर जानी चाहिए, उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन 2 आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक तो 1,26,00,000 लोग दूसरी जगह चले गए, इसको वेरीफाई करने में कौन सा प्रोसेस अपनाया गया? और अगर उत्तर प्रदेश के लोग गए, यानी पलायन हुआ उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहां पर कानून व्यवस्था लचर है, लोग यहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में नहीं है, मजबूरी में उनको उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना पड़ा। सवाल SIR पर है। नहीं, वही बता रहा हूं, 83 लाख लोग अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित का मतलब क्या? वो हमारे भारतीय भाई हैं जो यहां से बाहर नौकरी करने गए हैं, विदेश गए हैं, या फिर वो लोग हैं जो आप जिनको डाउटफुल बोलते हैं? 10 लाख के करीब फॉर्म सबमिट नहीं हुए। कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? किसकी जिम्मेदारी आप आयद करेंगे? तीसरी चीज ये है कि जो भारतीय नागरिक अगर वोट के अधिकार से वंचित रहेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप जनता पे डालना चाह रहे हैं। आप अभी सर ने बोला कि हम उनको नौकरी देंगे, कब घोषणा ऑफिशियली की जाएगी कि उनके परिवारों को नौकरी दी जाएगी? दूसरी बात, इतनी जल्दबाजी क्या थी? रूल है सर सुन लीजिए सर, लेट मी कंप्लीट। ऐसी क्या, अरे सर सुन तो लीजिए, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि इस प्रक्रिया को इतने ही समय में कराया जाना? हम पहले दिन से, हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे थे शौकत साहब के नेतृत्व में, पहले दिन से हमने कहा कि 3 मंथ होना चाहिए, बाद में 2 बार एक्सटेंड किया गया, जिससे क्या हुआ कि एक हॉच पॉच की सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसकी वजह से बहुत सी परिस्थितियां नहीं होना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? क्या नहीं? एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए था, जो डेट्स आगे बढ़ाई गई वो नहीं बढ़नी चाहिए थी। एक्सटेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर 3 महीने का समय पहले से दिया गया होता, शायद उन लोगों की जाने भी नहीं जाती। और जो ये प्रक्रिया अपनाई गई है, ये पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं अपनाई गई। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, सुन लीजिए मैडम, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में और दलित बाहुल्य क्षेत्रों में BLOs जो हैं वो नहीं गए हैं। और ये लिख लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर वोट किसी का प्रभावित हुआ है, जो बाद में एड ऑन होगा, मुझे जिम्मेदारी है। और बर्डन ऑफ प्रूफ अभी पिछड़ों पे जाएगा, दलितों पे जाएगा, मुसलमानों पे जाएगा। शादाब जी, आपके पास आपत्ति दर्ज कराने का पूरा 1 महीने का समय है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? एक आम नागरिक पे बर्डन ऑफ प्रूफ डाल देंगे आप, एक आम नागरिक पे बर्डन ऑफ प्रूफ डाल देंगे कि उसकी आप, और कितने घुसपैठिया, कितने घुसपैठिया कोई कह रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वोट घोटाला SIR के माध्यम से हो रहा है। अब इसके पीछे तर्क क्या है, जरा मेरे दर्शकों को भी समझाइए, यहाँ बैठी ऑडियंस भी ये समझना चाहती कैसे। देखिए, ऑडियंस है यहाँ पे, ज्यादातर मैं देख रहा हूँ यूथ है, समझदार यूथ है, और इनके सामने अगर तथ्य रखे जाएंगे तो ये क्लियर हो पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। हमारे देश में बहुत स्पेसिफिकली बताया गया है कि एक संसद का, पार्लियामेंट का क्या ताकत है, इलेक्शन कमीशन की क्या ताकत है, पॉलिटिकल पार्टी की क्या ताकत है। धारा 327 हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन की 327 आर्टिकल है, वो ये कहता है कि हमारे देश में चुनाव से रिलेटेड जो भी कानून बनेगा, प्रक्रिया से रिलेटेड जो कानून बनेगा, या जो भी चुनाव से रिलेटेड चीजें होंगी, वो संसद तय करेगी। चुनाव आयोग के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर पाए हमारे पूरे देश में। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कोर्ट ने तो कहा उसके है बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कितनी रूलिंग्स को ये ऑर्डिनेंस लाके बदल देते हैं, आप जानते हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, आप कोर्ट में जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन को गलत साबित कर दीजिए, हम मान लेंगे।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 ये कहता है कि अगर चुनाव आयोग को कुछ ऐसा रिवीजन कराना है, कुछ चेंजेस कराने हैं, तो उनको लिखित में उस क्षेत्र के बारे में लिख के देना पड़ेगा कि वो एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं। यही सवाल है। आज तक मुझे एक ओपनिंग रिमार्क, मेरे को 30 सेकंड्स कंप्लीट करने दीजिए, मैं सवाल बोलिए। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में सीनियर अधिकारी बता देंगे, ये लिखा हुआ है कि अगर चुनाव आयोग को कोई भी रिवीजन करानी है तो उनको देश में लिखित में ये बताना पड़ेगा कि वो क्यों कराना चाहते हैं। आज तक चुनाव आयोग का एक लेटर दिखा दो जो बताए कि हम देश के अंदर इतने बड़े स्तर पे एसआईआर करवा रहे हैं, उसका ये रीजन है। आप पिछले कितने चुनाव उठा लीजिए, दिल्ली का चुनाव उठा लो, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 वोट काट दिए और इनके अध्यक्ष ने पार्लियामेंट में कहा कि हम किसी नागरिक का वोट नहीं कटवा रहे, हम सारे घुसपैठियों का वोट काट रहे हैं। आज बताइए वो 50,000 घुसपैठिया कहां है? कुछ नहीं पता। इन्होंने बिहार में 80 लाख वोट काट दिए और इन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों का वोट काट रहे हैं। ये रिकॉर्ड है और ये मुझे गलत साबित कर दें। केवल और केवल 315 घुसपैठिया पकड़े गए आज तक। समय की मांग है ना। आपको नहीं लगता कि 2 दशक पहले के जो वोटर्स हैं उनमें से बहुत ऐसे होंगे जो मृत हो गए होंगे, बहुत ऐसे हो गए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी कंट्री में भी शिफ्ट हो गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपनी जगह बदल दी होगी। तो आपको क्यों नहीं लगता एसआईआर इतनी जरूरी है? बिल्कुल सही बात है। मेरे और आपके कहने से जरूरी थोड़ी साबित होगी, ये तो देश की संसद तय करेगी ना, ये बीजेपी थोड़ी तय करेगी। चुनाव आयोग तो यही करने के लिए चुनाव आयोग के पास अधिकार ही नहीं है। अगर चुनाव आयोग को चुनाव लड़ना है तो आ जाए, वो चुनाव आयोग पार्टी बना के लड़ लें। उनका क्या मतलब है इस चीज का? देश की संसद तय करेगी, जनता तय करेगी। तो आपको देश की चुनावी प्रक्रिया पे कोई भरोसा नहीं है? सांसद संसद के अंदर जाके तय करेंगे, चुनाव आयोग को ऑर्डर देंगे तो चुनाव आयोग करेगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, किसका वोट करेगा किसका नहीं। इन्होंने ये कहा, एक लास्ट बात कहकर खत्म कर रहा हूं, मैं लास्ट बात कहकर खत्म कर रहा हूं। इन्होंने बोलूंगा नहीं, बस मेरे बीच में मत बोलना। नहीं बोलूंगा। इन्होंने 84 लाख वोट जो हैं वो यूपी के अंदर अभी काट दिए और क्या रीजन दिया? अनस्पेसिफिक, पता नहीं। अरे उन्होंने काट दिया, चुनाव आयोग ने काट दिया, पहले तो ये तय करिए। शिवम जल्दी से जवाब दीजिए, इसके बाद कौन रिकॉर्ड रखेगा? ये देश के अंदर घोटाला चल रहा है वोट के नाम पे। ठीक है, आप अपनी बात रख दी। शिवम जल्दी से जवाब दीजिए। जा रही है और वोट काट के ये चुनावों को चोरी किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। ठीक है, इसका जवाब मैं अमीन खान जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले शिवम पार्लियामेंट नहीं पास किया है सर, मैं आऊंगी और इलेक्शन कमीशन को बनाया है। दीजिए वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आपके पास। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक होते हैं झूठे, एक होते हैं महाझूठे और उसके बाद होते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ठीक है, आप साबित करो ना। अब देखिए, अब मैं कर रहा हूं, मैंने कहा था बोलेंगे नहीं बीच में, मैंने तो नहीं बोला। करो, मैंने निवेदन साबित कर दिया। मेरा निवेदन है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैंने आपके सामने कहा था, आप सब आई विटनेस है, मैंने कहा था बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है, निवान रुकिए सर। तथ्यों पे साबित। भैया एक काम करो, बिल्कुल मैं चुनौती दे रहा हूं, मुझे झूठा चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना उसके लिए। रुकिए जरा, नहीं कर पाओगे, फिर देखिए अपने आप ही कह रहे चुनौती स्वीकार अच्छा, करो, ठीक है, अपने आप ही कह रहे सुनिए नहीं कर जरा, पाओगे, अब सुन लीजिए बोलने जरा। नहीं दे रहे, परेशान भी कर पाओगे आप। पढ़े लिखे लोगों को झूठा साबित धीरे नहीं करते हैं, ये देख धीरे नहीं करते, सब अपना समय निकाल के आते हैं और तथ्यों पे शिवम जल्दी से जवाब दीजिए। तथ्यों पे ही बात। शिवम बोलो, तथ्यों पे बोलो, धारा 327 पे बोलो आप। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बड़ी सीधी बात है। अरविंद केजरीवाल को जेल अरे से धारा प्लीज आप इनको रोकेंगे, ये क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल नाराजगी क्यों है? नहीं हरा सकते, मुझे समझ में। निवान जी, आज मेरी चर्चा एसआईआर पे है, आज मेरी चर्चा एसआईआर पे है और आज मैं सिर्फ एसआईआर पे आप देख रहे हैं डेस्परेशन कितनी है। मैं फिर से वही आता हूं, तथ्यों अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने वाले अभिषेक मनु सिंघवी थे, ठीक है? वकील थे। अगर वो प्लीज आप इनको रोकेंगे, क्या हो गया इनको भाई? इसी वजह से हरा दिया इनको दिल्ली वालों ने। यही हाल है इनका, सुनते नहीं किसी का। मैं ऐसे बोलना ही नहीं चाहता। अरविंद केजरीवाल से इतना क्यों डरते हो आप? अरे हम डरते हैं, हार के बेचारे पंजाब में बैठे हुए, दिल्ली तक आ नहीं पा रहे, कह रहे हम डरे। आप लोग आपस में कर लीजिए, तब तक मैं अमीन खान जी का जवाब सुन लेती हूँ। तब तक अमीन खान बोलते चले जाऊंगा, जनता ताली बजाती चली जाएगी, कोई लाभ नहीं है। आप भी अल्टीमेटली जॉनी लीवर साबित हो जाएंगे। रुक जाइए, मैं अपना समय बोलूंगा। आप बोलिएगा प्लीज। मेरे दर्शक तथ्य सुनना चाह रहे हैं, मेरे दर्शक तथ्य सुनना चाह रहे हैं, बीच में कोई किसी के नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोला उनके बीच में। फिर से अब आते हैं आगे एक और चीज। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत चुनाव आयोग को पूरे तरीके से अधिकार है कि वो एसआईआर कंडक्ट कर सके इस देश में पहले भी। प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? अपने समय में बोले ना, ये क्या हो गया इनको? सर आप लोग आपस में कर लीजिए, मैं दूसरे मेहमानों की बातें सुन लेती हूँ तब तक। अगर आप लोगों को ऐसे डिबेट करनी है तो मैं दूसरे मेहमानों को। 4 लोगों के बीच में नन्हे मुन्ने बच्चे को क्यों उठा लाया? कंट्रोल ही नहीं हो रहा इस आदमी को। शिवम आप भी भाई, मैं अपने समय में बोला, आप अपने समय में बोला। मैं सारा गलत बोल रहा हूं, मान लिया। अब अपने आप साबित कर रहे हैं। अब आगे आता हूं।
इस देश में पहले भी 8 बार एसआईआर हो चुका है। एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे तरीके से पारदर्शिता अपनाई गई, इसके बाद ही सारी चीजें बेहतर तरीके से चली है। बावजूद उसके इस देश के तमाम लोग जो हैं, पहले जब बिहार में एसआईआर हो रहा था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि यह प्रोसेस बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से मना कर दिया। उन्होंने एक आधार कार्ड जरूर ऐड किया, लेकिन उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को रोका नहीं। उसके बाद 12 राज्यों में जो है फिर से एसआईआर की प्रक्रिया को लागू किया गया, वो बादस्तूर चल रही है। अब ये अपने आपको बाबूजी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हूं, आपको कुछ नहीं पता। अरे तो सुप्रीम कोर्ट को तो पता होगा ना। बाकी प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए। अब इनका वोट चोरी का केस पंजाब में अभी परिषद के चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी वालों ने वोट चोरी किए हैं। दो जवाब अब इनको। ये आप वोट चोर है क्या? बताओ। ये रहा पंजाब में कह रही है कांग्रेस आम आदमी ने वोट चोरी किया है। अब ये साबित तो कोर्ट में ही होगा ना। अगर वोट चोरी हुई है कोर्ट में जाओ साबित कर दो। चुनाव आयोग का क्या प्रोसेस है? सुप्रीम कोर्ट को क्या राइट्स है? चुनाव आयोग के पास क्या राइट्स है? एक मिनट, जरा लीगल आप बता रहे हैं तो लीगल टर्म्स में भी समझ लेते हैं सर। देखिए प्रिया जी, जहां तक अभी एक सवाल ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को कोई राइट नहीं है और हर बात संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट को राइट है पूरा, आई एग्रीड। जहां तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट का या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, संविधान का काम है, पार्लियामेंट का काम है संविधान बनाना और उसको लागू करना। इन एजेंसीज का काम है, चाहे वो न्याय की प्रक्रिया हो सुप्रीम कोर्ट का है, और इलेक्शन की प्रक्रिया हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले भी कराता रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, और कभी भी इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं दी गई, किसी को बताया नहीं गया। इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक सक्षम कमीशन है, वो बैठ के बात करता है, विचार करता है और करने के बाद अपने नियम को लागू करता है। देखा गया, ठीक है सर, और पाया गया कि लोग उस पे आरोप लगा रहे हैं कि लिस्टें गलत की गई हैं, जिसमें इनके एलओपी जो थे, राहुल गांधी ने कहा था, पार्लियामेंट के अंदर भी ये कहा गया और हर जगह ये कहा गया कि 50 लाख वोट ऐड किए गए महाराष्ट्र में और उनके रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन के काटे गए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने विचार करने के बाद एसआईआर प्रक्रिया लागू की, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार का देखिए, 65 लाख वोट काटे गए, एक भी वोट वाला नहीं आया, गलत किया गया। और अगर है तो फिर समय है, आपत्तियां दर्ज कराइए, सबूत लेकर जाइए। प्रोफेसर धर्मेंद्र, ईवीएम का विरोध हुआ, अब उसके बाद आप लोगों ने चुनाव आयोग तक को नहीं छोड़ा, उनका भी विरोध कर दिया। लेकिन जब आज 31 दिसंबर को ड्राफ्ट आएगा और जो बातें सामने आई कि 2,89,00,000 नाम कट गए, उसमें तो आप बड़े गदगद हो गए कि भाई ये तो हमारे गए ही नहीं, अब तो हम सरकार बना रहे हैं, बीजेपी तो 10 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। प्रिया जी, मैंने विरोध के बिंदु आपको बता दिए कि इस देश के बीएलओ अगर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए तो हर किसी को विरोध करना चाहिए, 140 करोड़ करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, इसमें कोई दो बात नहीं है। अमीन साहब ये कह रहे थे कि जो भारत का इलेक्शन कमीशन है दुनिया के दूसरे देशों को भी ट्रेनिंग देता है, लेकिन अपने बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दे पाए, तो ये हमारी आपत्ति थी। अगर हमारे बीएलओ को ट्रेनिंग देते तो शायद उनकी जान बच जाती। भारतीय जनता पार्टी कमीशन का है कि कब करना है, कैसे करना है। अमीन साहब उत्तर प्रदेश में योगी से भी बड़े मुख्यमंत्री हैं, ये ऐलान कर दिए कि उनके परिवार को नौकरी मिलेगी और उत्तर प्रदेश सरकार ऐलान नहीं कर पाई। बीजेपी वो इलेक्शन के पैरोल पे ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देश के सामने गलत देगा उत्तर प्रदेश दिलवाएंगे। ये मिसकोडिंग गलत है, इससे सुन लीजिए, लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अखिलेश जी की डिग्री की बात कर रहे थे, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी लॉबी एक डिग्री बनाने में लग गई। जिस विश्वविद्यालय में कंप्यूटराइज डिग्री नहीं बनती थी उसी कंप्यूटराइज बना दी। मैं दावा करता हूं कि इस देश के 140 करोड़ लोगों में कोई एक बच्चा खड़ा होकर कह दे, एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि मैं मोदी जी के साथ पढ़ा हूं, और कोई एक प्रोफेसर या टीचर कह दे मैंने मोदी जी को पढ़ाया है, तब मैं उनकी डिग्री मान लूंगा। तो ये डिग्री खेलने की जरूरत नहीं है। जिसकी डिग्री फर्जी उसे पता है, जिसकी असली उसे पता है। तीसरी बात, याददाश्त की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का याददाश्त इतना कमजोर है, 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरवा दिया, नंबर 2 पे पहुंचा दिया था। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी उत्तर प्रदेश में। तो अपनी याददाश्त सही कर ले। ये है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी लोगों के मुद्दों को, जन के मुद्दों को हमेशा उठाती है और उठाती रहेगी। और जो एसआईआर में कमियां थी हमने उसको बताया और चुनाव आयोग ने उसमें ध्यान भी दिया। लेकिन अब मैं ये मान लूं कि अब एसआईआर का टॉपिक आज के बाद खत्म हो जाएगा, अब आपको कोई शिकायत नहीं है? अभी दावे और आपत्तियां आई हैं, फॉर्म 6 भरा जाना है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 100 फॉर्म भरा और समाजवादी पार्टी के 100 फॉर्म में 20 फॉर्म जमा हुए और भारतीय जनता पार्टी के 100 फॉर्म जमा हुए, 100 में 100 जमा हो गए। अच्छा, अभी भी एक आपत्ति और बताता हूं, टेक्निकल आपत्ति बताता हूं। हार के बाद जो बीएलओ की ट्रेनिंग में ट्रांसफर की जा सकती है, ऐसी बात नहीं। जो बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई है उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में है।
गाजियाबाद के एसडीएम साहब सारे बीएलओ को ले जा करके वहां पे फॉर्म की अपलोडिंग कराए हैं और उनके आईडी पासवर्ड ले करके कराए हैं। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उनकी आईडी पासवर्ड से, बीएलओ के आईडी पासवर्ड से कुछ गलत अपलोडिंग हो गई हो, वो हमारी आपत्ति है। दूसरी आपत्ति ये है कि जब बीएलओ अपने आईडी पासवर्ड से, आपत्ति आप दर्ज कराइएगा, उचित जगह पे कराइएगा। एक लास्ट बात आनी है, इसके बाद में बीएलओ को जब फॉर्म सबमिट कर देगा बीएलओ, वो ईआरओ के पास चला जाएगा। इसकी जानकारी बीएलओ को नहीं होगी कि उसने एसआईआर का जो जिन है वो अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी वो चलेगा, थोड़ी देर चलेगा। चलिए, अच्छी बात है। किसी के सवाल है? जी मैम। मैं गाजियाबाद आरकेजी ग्लोबल स्कूल से हूँ और मेरा मानना ये है कि एसआईआर होना चाहिए। हम कड़े समर्थन में हैं इसके। गाजियाबाद में हमारा स्कूल है और हमें पता है कि मोदी जी ने और योगी जी ने कितनी सुविधाएं हमें दे रखी हैं, तो मैं तो उनके पूरे समर्थन में हूं। दिनेश गोयल जी का नाम ले लीजिए। और किसका सवाल है? जी माइक पास। दिनेश गोयल जी का भी नाम ले लीजिए, सुन रहे होंगे प्रोग्राम हो। रुकिए सर, रुकिए। ये सब विरोधी पार्टियां ही क्यों इसका विरोध कर रही नाम ले दो, अखिलेश जी का वोट तो मिलना ही सवाल नहीं है। किससे आपका? अपोजिंग पार्टी से जी। ये सब एसआईआर विरोध विरोधी पार्टियां ही क्यों कर रही हैं सारा ये, जबकि रिफॉर्म है इंडिया को बेटर करने के लिए। हर हर मोदी प्रक्रिया का और किसका सवाल है? सवाल जल्दी से, इसके बाद माइक पास करिएगा। सर, अभी अखिलेश यादव एसआईआर का सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार भी मैं सवाल ले लेती हूं। अभी अखिलेश यादव एसआईआर का सपोर्ट कर रहे हैं, पर नतीजा आने के बाद कहीं वही अनसपोर्ट तो नहीं करने लगेंगे और ईवीएम पे सवाल तो नहीं उठाएंगे ना? एसआईआर का विरोध और ईवीएम पे तो सवाल नहीं उठाएंगे वो। ठीक है, आप माइक पास कर दीजिए। ईवीएम पे हमेशा सवाल था, वो सवाल रहेगा। एसआईआर धर्मेंद्र, एक सेकंड। एसआईआर होने के बावजूद भी वोट चोरी क्यों हो रही है, और अगर हो रही है तो उसको फ्री और फेयर इलेक्शंस कैसे बोल रहे हो आप लोग? ठीक है, माइक पास कर दीजिए। बहुत ही अच्छे सवाल है और देखिए युवा हैं जिन्हें आगे जाकर नेतृत्व करना है, इसीलिए सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र, इसके बाद सर आपको भी जवाब देना है। अगर चोरी हो रही है तो कैसे रोकें, कैसे फेयर इलेक्शंस माने जाएं? प्रिया जी, एक भाई पूछ रहा था ईवीएम। देखिए, ईवीएम के बारे में दुनिया के जितने विकसित देश हैं कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसमें टेम्परिंग संभव है। अगर आप प्रोग्रामिंग को जानते होंगे, रोम की प्रोग्रामिंग, सॉकेट की प्रोग्रामिंग, सारी प्रोग्रामिंग में आप कुछ न कुछ चेंज कर सकते हैं। कोई रैंडमाइज एल्गोरिथम लगा करके आप कुछ चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। किस पे करेंगे फिर प्रोफेसर? मुझे दीजिएगा। विश्वास किस पे आप करेंगे? बैलेट पे विश्वास है ना? हर चीज पे आप सवाल उठाते रहेंगे। मैडम, ना मैं तो लॉजिक बता रहा हूँ आपको। मैं लॉजिक बता रहा हूँ, अगर गलत हो मुझे बताइए। भरोसे की नहीं बात, तर्क की है ना, लॉजिक की बात बता रहा हूँ, आपको लॉजिक की बात बता रहा हूँ। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा फिर जी। ईवीएम के संबंध में हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा, और जिसको विश्वास नहीं है उसको टेम्पर करके दिखा दे। पूरे देश में, पूरी दुनिया से इंजीनियर बुला ले। और अपनी नाकामी, हम अपनी नाकामी को ईवीएम पर नहीं डाल सकते, हमें मेहनत करना पड़ेगा। एसआईआर से आखिर आप लोगों को क्यों दिक्कत है? जो भी ये युवा सवाल उठा रहे हैं, ये बिल्कुल जायज सवाल है। हमें भी एसआईआर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये रेगुलर गवर्नमेंट प्रोसीजर होता, लेकिन इसको बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाती है और इतने बड़े स्तर पे उठाती है, और बाद में मिलता क्या है? केवल बिहार के अंदर 80 लाख वोट कटने के बाद केवल 78 मुस्लिम घुसपैठिया पकड़े गए। 78 उन 78 मुस्लिम घुसपैठिया की वजह से आपने उसको चुनाव का मुद्दा बनाया, जिसकी वजह से युवा की एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा खत्म हो गया, शिक्षा का मुद्दा खत्म हो गया, महिला सुरक्षा का मुद्दा खत्म हो गया, हर इंपॉर्टेंट मुद्दा खत्म कर दिया, केवल अपने चुनाव में वोट चोरी करके फायदा उठाने के लिए। हम इसके विरोधी हैं। ठीक है, जल्दी से इसके बाद आपको बता दूं, पहली बात तो ईवीएम का सवाल है, ईवीएम बैटरी ऑपरेटेड है, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। और फॉरेन के अंदर वो इंटरनेट से जुड़ी थी, इसलिए वहां बंद की गई, ये मैं कई बार कह चुका हूं। रही बात वोट चोरी का, ये वोट चोरी का नैरेटिव जो है विदेशों से लाके इंडिया में घुमाया जा रहा है और हमारे इलेक्शन कमीशन को और गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। पहले तो मशीन को दिखाएंगे, कई बार बुलाया गया, मैं उस वक्त वहीं था, कोई नहीं आया, किसी पार्टी का आदमी नहीं आया साबित करने की ईवीएम गलत है। फिर उसके बाद ही बताएं वोट चोरी करके, मैं खड़ा होना चाहता हूं, मुझे सामने करके बताइए कैसे वोट चोरी होता है। चैलेंज। ठीक है सर। शिवम, देखिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे जो है कभी कभी आजकल पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। इनकी पार्टी में एक पेचकस बाबू हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली उनका भी पॉडकास्ट किया। उन्होंने क्या कहा था, बाकायदा विधानसभा में ईवीएम को लेकर आए थे और पेचकस से लोगों के सामने कहा था कि ये देखिए मैं इसको हैक करके दिखा दूंगा।
इलेक्शन कमीशन को दिल पे लग गई बात, उन्होंने कहा कि आ जाओ जरा करके दिखाओ। कोई नहीं है। 12 बार बुला चुके हैं, अभी तक एक बार नहीं पहुंचे। वो पेचकस बाबू घर में ही पेचकस चला रहे हैं। ये इन पर पैर की। अब दूसरा एक और सुनिए प्लीज, एक और। अब इनको एक और भी चीज है, इन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ जो है 34 घुसपैठिए पकड़े गए, इसके अलावा एसआर का कोई फायदा नहीं हुआ, महिला से रिलेटेड मुद्दे सब गायब हो गए, शिक्षा से रिलेटेड गायब हो गए। अरे 42 लाख वोट काटे गए वहां पर, आपको जानते ही नहीं है। जब पता नहीं आपको तो मैं क्या करूं फिर इसमें। अब आगे आता हूं, विषय बहुत साफ है, सिर्फ घुसपैठिया नहीं। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में पहले मेरठ में रहता था, फिर वहां से वापस आके नोएडा आया, दिल्ली आया, मेरा वोट ट्रांसफर हो गया, और अगर मैं दिल्ली ट्रांसफर हो गया उसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश में वोट है तो वो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप बताइए। नहीं रहना चाहिए। अगर वो वहां पर रहेगा तो जाहिर है कोई सी भी पार्टी उसको काटकर पर्ची बनाकर किसी तरीके से वोट डालने की कोशिश करेगी। एक व्यक्ति जो यहां से माइग्रेट कर गया, 1 से 1.5 करोड़ लोग माइग्रेट कर गए, इसके अलावा 10 लाख लोगों को कुछ अता पता नहीं है। अगर उनका वोट कटना है, योगी सरकार में लोग माइग्रेट कर रहे हैं। वाह वाह। शिवम, एक छोटा सा अरे भैया, अपने गांव से दिल्ली पढ़ने आना, नौकरी करना, माइग्रेट होना नहीं होता। इनको कोई समझा दो भाई, इनका आईक्यू बच्चे से भी नीचे है भाई। कमाल बात है, गांव में सुविधा नहीं है, दिल्ली आ रहा है तो क्या माइग्रेट कर गया। मतलब मेरे ऐसे 100 जानने वाले हैं जो मेरठ में पढ़ते थे और उसके बाद वो चले गए अलग-अलग राज्यों में, क्योंकि नौकरी में बेहतर अपॉर्चुनिटी उनको वहां मिली। मैं भी तो आ गया। यूपी में नहीं है, यूपी में नहीं है अपॉर्चुनिटी, वो दिल्ली में है, महाराष्ट्र में। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यूपी में महिलाएं। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज आप मेरठ से आए हैं, फिर नोएडा में डिबेट क्यों करने आए? मेरठ से क्यों नहीं करनी? लॉजिक है इस बात का कोई? क्योंकि स्टूडियो यहाँ है, क्योंकि न्यूज चैनल यहाँ है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ है। आप नोएडा को यूपी का हिस्सा नहीं मानते शायद, इसीलिए वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की बात नहीं करते आप लोग योगी जी के दबाव में हैं। योगी जी से डर के आप वेस्ट यूपी हाईकोर्ट बेंच की बात नहीं कर सकते। नोएडा की बात मुख्यमंत्री और आप में हिम्मत ही नहीं है, आप में हिम्मत ही नहीं है, आप में हिम्मत ही नहीं है। रुकिए जरा प्रोफेसर धर्मेंद्र। प्रिया जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वोट डालता है, फिर दिल्ली में वोट डालता है, फिर जाकर बिहार में वोट डालता है और सारी फोटो सोशल मीडिया पे डालता है। ये होना चाहिए क्या? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक दिल्ली में वोट डालते हैं, फिर जाके बिहार में वोट डालते हैं, फिर उंगली दिखाते हैं। ये होना चाहिए क्या? अरे ये लोग चोर हैं, इसीलिए रास्ते बनाते हैं। हमारी आपत्ति इस बात से है, अगर आप फ्री और फेयर करवाना है तो क्यों नहीं करवाते? कौन मना कर रहा है? प्रदेश के एसआईआर से तो आप खुश है ना? मैं फिर से वही दोहरा रही हूँ। मिठाई बांट दीजिए, 27 में सरकार तो बन रही है ना। प्रक्रिया में हमें समस्या थी, हमने आपको बता दिया। अभी वैलिडेशन में हमने बताया हमारी समस्या है, फॉर्म 6 में हमारी समस्या है, बीएलओ की मौत का हम विरोध कर रहे हैं, और जो टाइम कम दिया था। और ये समस्या इनके चुनाव हारने के साथ ही खत्म होगी भाई, उससे पहले 24 में जीते हैं भाई, आप जीत गए, 24 में जीत गए, जीते हैं, उसको हार मान लो अपनी। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट चुनाव जीतने के लिए इसीलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि ये वोट को चोरी करके जीतेंगे। एक बात हमारी देश में, अरे साबित कर दो, किसी साबित करो भाई, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? कोर्ट नहीं है इस देश में, एक चीज, कोर्ट नहीं है इस देश में, कोर्ट नहीं है इस देश में। भाई अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे, उनको कोर्ट ने जमानत दी ना। अगर वोट चोरी होगी तो साबित कर दो, कोर्ट में जाकर। मैं आपको टाइम दूंगी बोलने के लिए, मैं आपको टाइम दूंगी। टेक्नोलॉजी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी में डेली एनहांसमेंट होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ईवीएम हमारे पास आके हैक करके दिखा दो, ऐसे नहीं होती। आप हमें ईवीएम दो, हम उसको हैक करके दिखाएंगे। आप ईवीएम देते नहीं, आप कहते हैं वहां आके हैक करके दिखाओ, कंडीशन लगा के। दूसरी रात में टॉर्च ले लेके आप लोगों ने घुसपैठिए ढूंढे, आपने अपने वोटर्स क्यों नहीं ढूंढ लिए टॉर्च ले लेकर? अच्छा, एक चीज बताइए। खुद योगी आदित्यनाथ को एक कार्यशाला बुलानी पड़ी जिसमें ये कहा गया हर बूथ लेवल के हर एक कार्यकर्ता को आपत्तियां ज्यादा से ज्यादा दर्ज करानी है ताकि जो हमारे वोटर्स हैं उनके नाम ना कटें। मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र ने कहा कि हमने, यानी कि इलेक्शन कमिशन ने पेचकस बाबू को बुलाया और कहा कि भाई आके इसको हैक करके दिखा दो। कहते ऐसे नहीं होता। तो क्या मतलब इलॉन मस्क के इनको रॉकेट में भेज के हम इनको चांद पे भेजे, वहां जाकर हैक करके दिखाएंगे? गजब बात होगी भाई। आपके एसआईआर का विरोध योगी जी ने किया, क्या वो इंटरनेशनल ने विरोध किया? भाई आपके दिखाओ कोई स्टेटमेंट, कोई दिखाओ स्टेटमेंट का विरोध किया, दिखाओ स्टेटमेंट का विरोध किया, योगी जी ने दिखाओ स्टेटमेंट कहां है? अरे दिखाओ ना, योगी जी ने कहा मैं मान लूंगा, बताइए कहां है? दिखाइए स्टेटमेंट कहां है, दिखाइए स्टेटमेंट कहां है, स्टेटमेंट दिखाइए कहां है? आप सब ये हर जगह झूठ बोल के निकल जाते हैं। योगी जी ने एसआईआर को, अमित शाह जी योगी जी को हटाना चाहते हैं, ये कौन नहीं जानता? समय नहीं है, 10 सेकंड में जहां बिहार में आप जीतना चाहते हो वहां एसआईआर कराते हो, इनको यहां से योगी जी को हटाना चाहते हो तो हिंदुओं के वोट कटवा रहे हो। इनको बेचारों को अपने नेता घोटाले करके जेल चले जाते हैं, उसका पता नहीं रहता। मेरी पार्टी में क्या चल रहा है ये इनको सब बराबर पता है, वहां पे कोई लाभ नहीं है। लगातार बोल रहे, चिल्ला रहे, मैं बोलने से एसआईआर इज नथिंग एल्स बट टू स्टील वोट्स। ये पूरा देश जानता है, दिस इज प्रूवन। अगर आप नहीं प्रूव कर सकते तो बताओ मैं गलत। चलिए, आपने तो खैर एसआईआर का विरोध कर दिया। मेरे पास आज समय नहीं था, मेरे पास आज समय नहीं था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े, हमेशा फेल ही होना है, हमेशा फेल होना है आपको भाई।